वेलकम टू क्लास 11th एंड हम लोग पढ़ रहे हैं अकाउंट्स। ठीक है, अब अकाउंट्स क्यों बनाए जाते हैं, पर्पस क्या है, कैसे बनाए जाते हैं, ये सब करने से पहले हम लोग कर रहे हैं बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स, बेसिक अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी। बिकॉज अब मैं जब अकाउंट्स आपको पढ़ाऊंगा तो बहुत सारी टर्म्स बार बार यूज़ में आएंगी और जब तक हमें उसका मीनिंग पता नहीं होगा तो फिर अकाउंट्स को समझना थोड़ा मुश्किल होगा। तो हम पहले बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स पढ़ रहे हैं, अकाउंट्स क्या होता है, उससे पहले अकाउंट्स के अंदर कौन कौन से टर्म्स यूज़ में आते हैं पहले वो देख रहे हैं। एंड द फर्स्ट टर्म आई एम गोइंग टू टीच यू इज़ कैपिटल। कैपिटल क्या होता है? आप जब भी कोई बिज़नेस करते हो तो आपको बिज़नेस में कुछ पैसे लगाने पड़ते हैं। तो जो भी पैसे अमाउंट इन्वेस्टेड इन बाय ओनर इन बिजनेस, ओनर जो भी पैसे लगाता है बिजनेस के अंदर उसे बोलते हैं हम कैपिटल। अब कैपिटल पैसे लगाने का मतलब ये नहीं कि केवल कैश में लगाएगा, इट मे बी इन टर्म्स ऑफ कैश, इट मे बी बिल्डिंग, इट मे बी फर्नीचर, इट मे बी मशीनरी, इट मे बी स्टॉक, इट मे बी एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। कि सपोज आपने एक बिज़नेस स्टार्ट किया और आपने उस बिज़नेस में 10 लाख रुपीज़ का कैश लगाया प्लस 50 लाख की आपकी शॉप थी, आपके पास शॉप थी। तो आप जब शॉप में, खुद की शॉप है या आपने शॉप खरीदी है और बिज़नेस स्टार्ट किया आपने, तो जो शॉप में आपने पैसा लगाया वो भी आपकी कैपिटल होगी। प्लस आपने उस शॉप में 5 लाख का फर्नीचर लगा दिया एंड प्लस और भी कुछ लगाया हो। फिलहाल हम मानते हैं हम 3 चीज़ें लगाई हैं, 10 लाख रुपए कैश लगाया, 50 लाख रुपीज़ की बिल्डिंग लगाई, 5 लाख रुपीज़ का फर्नीचर लगाया और आपने बिजनेस स्टार्ट किया। तो 10 आपने कितने पैसे लगा दिए बिजनेस में? 65 लाख रुपीज़ लगा दिए। दिस इज कॉल्ड कैपिटल। अमाउंट इन्वेस्टेड बाय ओनर इन बिजनेस इज कॉल्ड कैपिटल। ठीक है, अब जो सेकंड टर्म है ड्रॉइंग्स, वो इसका ठीक उल्टा है, एकदम रिवर्स। अमाउंट विदड्रॉन बाय ओनर फ्रॉम द बिजनेस फॉर पर्सनल यूज़। अब सपोज आपके अगर पेरेंट्स बिजनेस करते हैं तो आपके घर का खर्चा चलाने के लिए, घर का आटा दाल चावल, ग्रॉसरीज, चॉकलेट, मेरी ट्यूशन की फ़ीस, ये सब देने के लिए पैसे कहाँ से लाते हैं? पेरेंट्स पैसे कहाँ से लाते हैं? पापा कहाँ से पैसे लाते हैं? उसी बिजनेस से पैसे निकालते हैं पर्सनल यूज़ के लिए। तो अमाउंट विदड्रॉन बाय ओनर फ्रॉम बिजनेस फॉर पर्सनल यूज़, अपने पर्सनल यूज़ के लिए अगर ओनर बिजनेस से पैसे निकाल लेता है तो दिस इज कॉल्ड ड्रॉइंग्स। अब इसमें एक छोटा सा कन्फ्यूज़न है, आप बहुत ध्यान से देखिएगा। क्या कन्फ्यूज़न है? देखिए, एक होता है ऑनर, एक टर्म है ओनर। सपोज आपने बिजनेस स्टार्ट किया तो आप कौन हो गए? ओनर हो गए, प्रोप्राइटर हो गए, ठीक है ना, एंटरप्रेन्योर हो गए। फिर एक होता है बिजनेस, ठीक है। अब मुझे एक चीज़ का जवाब दीजिए, आपने बिजनेस में पैसे लगाए, सपोज आपने बिजनेस में 65 लाख रुपीज़ लगाए, है ना, तो बिजनेस, तो ये पैसा आया कि गया? 65 लाख रुपीज़ लगा के आपने बिजनेस शुरू किया। आई वॉन्ट टू नो ये पैसा आया कि गया? एंड नॉर्मली आपका जवाब क्या होगा? ये पैसा गया, विच इज़ रॉन्ग। आपने बिजनेस में पैसा लगाया तो मैं क्या बोल रहा हूँ? पैसे आए। नाउ यू विल थिंक आए कैसे? हाउ इज़ दैट पॉसिबल? हमने बिजनेस में पैसे लगाए तो पैसे गए, आए कैसे? तो 2 टर्म्स हैं, वन इज ओनर एंड अदर इज बिजनेस, राइट। आप कौन हो? आप ओनर हो या बिजनेस हो? आप हो ओनर और आपने बिजनेस में पैसे लगाए और जो पैसे आपने 65 लाख रुपीज़ बिजनेस में लगाए, दैट अमाउंट इज कॉल्ड कैपिटल, करेक्ट। अभी हमने पढ़ा जो पैसे आप बिजनेस में लगाते हैं तो दैट इज कॉल्ड कैपिटल। अब एक बात ध्यान रखिएगा, हम पढ़ रहे हैं अकाउंट्स, हमें इन सब ट्रांजैक्शन की अकाउंट्स में रिकॉर्डिंग करनी है, लिखना है उसको अकाउंट्स के अंदर। और एक बात ध्यान रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, प्लीज फोकस। अकाउंट्स जब भी लिखे जाते हैं तो अकाउंट्स हमेशा बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखे जाते हैं। अकाउंट्स आर रिटन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ बिजनेस एंड नॉट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ ओनर ऑफ बिजनेस, राइट। तो जो भी ट्रांजैक्शन आपको एनालिसिस करना है, जो भी इवेंट आपको एनालिसिस करना है, यू हैव टू एनालिसिस इट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ बिजनेस एंड नॉट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ ओनर। व्हेन आई सेज अमाउंट इन्वेस्टेड इन बिजनेस रुपीज 65 लाख, अमाउंट इन्वेस्टेड इन बिजनेस, पैसे आए कि गए? तो आप कहां से सोच रहे थे? आप सोच रहे थे ओनर के पॉइंट ऑफ व्यू से, मी ओनर, मैंने बिजनेस में पैसे लगाए तो मेरे पास से पैसे गए। नाउ विच इज रॉन्ग, यहां पर कुछ गड़बड़ हो जाती है। जब भी आपको सोचना है किसी भी इवेंट के बारे में, किसी भी ट्रांजैक्शन के बारे में, तो आपको सोचना है बिजनेस के पर्पज से, बिकॉज अकाउंट्स बिजनेस के लिखे जा रहे हैं, बिजनेसमैन के नहीं लिखे जा रहे, आपके अकाउंट्स नहीं लिखे जा रहे।
अगर आपके अकाउंट्स लिखे जाएंगे तो आपके घर का आटा, दाल, चावल, चीनी, चॉकलेट, मूवीज, है ना, ये सब का भी, आइसक्रीम, इन सब का भी हिसाब रखना पड़ेगा। नो, अकाउंट्स बिजनेस के लिखे जा रहे हैं। और क्यों लिखे जा रहे हैं? हम ये जानना चाहते हैं कि एक पर्टिकुलर पीरियड में हमारे बिजनेस ने कितना प्रॉफिट कमाया या उसे कितना लॉस हुआ। तो वो प्रॉफिट या लॉस निकालने के लिए हम अकाउंट्स निकाल रहे हैं। प्रॉफिट या लॉस किसका निकालना है? बिजनेस का निकालना है। अकाउंट्स का बिजनेस का निकालना है, बिजनेसमैन का नहीं, ओनर का नहीं। इसलिए जो भी ट्रांजैक्शन को आप एनालिसिस करेंगे वो करेंगे फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ बिजनेस। आपने बिजनेस में पैसे लगाए 65 लाख रुपीस, दैट इज कॉल्ड कैपिटल। नाउ टेल मी, इससे आपके बिजनेस में पैसे, बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर आएगा कि जाएगा? आपके पास से जाएगा, आपने पैसे लगाए, लेकिन आपके बिजनेस में कैश आएगा, आपके बिजनेस में बिल्डिंग आएगी, आपके बिजनेस में फर्नीचर आएगा। अल्टीमेटली 65 लाख रुपीस ओनर ने बिजनेस को दिए, है ना, तो बिजनेस के पास ये मनी आया। इज इट क्लियर? तो ऐसे सोचना है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू बिजनेस। नाउ सपोज घर में कोई काम के लिए पैसे की जरूरत पड़ती है ना, तो 50,000 रुपीज़ की ज़रूरत पड़ती है ओनर को, तो ओनर बिजनेस से पैसे निकाल लेता है पर्सनल यूज़ में लाने के लिए। आप गए और आपने बिजनेस में से हाथ डाले और पैसे निकाल लिए। नाउ टेल मी, पैसे आए के गए? जो आप बिजनेस से पर्सनल यूज़ के लिए निकालते हैं उसको क्या बोलते हैं? ड्राइंग्स। तो जब आप ड्राइंग्स करोगे, बिजनेस से पैसे निकालोगे, तो पैसे आएंगे कि जाएंगे? कहाँ से सोचना है? सोचना कहाँ से है? बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है। आपने बिजनेस से पैसे निकाल लिए, नो डाउट आपके पास पैसे आए, ओनर के पास पैसे आए, लेकिन यहाँ से अकाउंट्स नहीं लिखे जाते। अकाउंट्स आर रिटन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ बिजनेस एंड नॉट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ बिजनेसमैन, नॉट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ ओनर। तो जो आपने बिजनेस से पैसे निकाले, दैट्स कॉल्ड ड्राइंग्स, लेकिन इससे बिजनेस में पैसे जाएंगे, बिजनेस से चले गए ओनर के पास, तो अकाउंट्स में इसको रिसिप्ट माना जाएगा कि पेमेंट माना जाएगा? अकाउंट्स में इसको पेमेंट माना जाएगा। तो इस तरह से मैंने आपको फर्स्ट टू टर्म समझाई। वन इज कैपिटल, जो आपने बिजनेस में लगाए और इससे बिजनेस में पैसे आएंगे। सेकेंड इज ड्राइंग्स, जो पर्सनल यूज के लिए ओनर ने बिजनेस से पैसे निकाले, है ना, तो ये क्या हो जाएगा? बिजनेस के लिए क्या हो जाएगा? पेमेंट हो जाएगा, पैसे गए, क्योंकि बिजनेस से पैसे निकल गए, राइट। नेक्स्ट टर्म पढ़ने जा रहे हैं हम लोग। आई एम श्योर आपको ये समझ में आ रहा है, एंड जब आपको ये सब समझ में आना स्टार्ट होगा आपको बहुत मज़ा आएगा अकाउंट्स पढ़ने में, आपको बहुत सिंपल लगेगा। तीसरी जो टर्म हम बड़ी इंपॉर्टेंट पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज कॉल्ड गुड्स। और गुड्स वो आइटम्स होते हैं इन विच बिजनेस इज डीलिंग, इन विच बिजनेस इज डीलिंग, या फिर एनीथिंग परचेज फॉर रीसेल, एनीथिंग परचेज फॉर रीसेल। और वो जो रीसेल है वो होना चाहिए ड्यूरिंग द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस, नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटीज होनी चाहिए, कोर्स होना चाहिए। कुछ भी जो आपने रीसेल करने के लिए खरीदा, है ना, अभी सपोज आपने एक गारमेंट शॉप खोली, आपने बहुत अच्छे अच्छे गारमेंट्स रखे उसके अंदर। अब वो गारमेंट्स आपने क्यों खरीदे हैं? वो गारमेंट्स आपने क्यों खरीदे हैं? वो गारमेंट्स आपने खरीदे बेचने के लिए, राइट। आप सबको खुद थोड़ी पहनोगे, गारमेंट शॉप खोली तो गारमेंट बेचने के लिए है, तो वो गारमेंट्स हो गया गुड्स। लेकिन अगर कोई चीज़ रीसेल की जगह आप उसको बिजनेस में यूज़ करने के लिए खरीदते हैं, दैट्स कॉल्ड असेट्स, दैट्स कॉल्ड असेट्स। वो आपकी संपत्ति होती है। जैसे आपने गारमेंट शॉप खोली और आपने अपनी शॉप में एसी लगाया, तो वो जो एसी होगा वो यूज़ करने के लिए है या बेचने के लिए है? वो एसी नॉर्मली यूज़ करने के लिए है, फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस, तो दैट एसी विल बी योर असेट्स। जिस शॉप खरीदी आपने जिसमें आपने गारमेंट का वो बिज़नेस करना था, तो वो शॉप बिजनेस के पर्पस से यूज़ करने के लिए है या सेल करने के लिए आपने रखी हुई है? वो यूज़ करने के लिए रखी हुई है। जो फर्नीचर लगा रखा है वो आपने यूज़ करने के लिए लगा रखा है। एनीथिंग विच इज़ फॉर द यूज़ ऑफ द बिजनेस ड्यूरिंग द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस, दैट्स कॉल्ड असेट्स, एंड एनीथिंग विच इज़ फॉर रीसेल, दैट्स कॉल्ड गुड्स। ठीक है ना। तो इसलिए गुड्स वो होता है जो हम नॉर्मली रीसेल के लिए परचेज करते हैं। नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस, बिजनेस की नॉर्मल एक्टिविटीज़ में हमने रीसेल के लिए जो खरीदा है, दैट्स कॉल्ड गुड्स। और एक बात मैं आपको बता दूं, गुड्स के 4 अकाउंट होते हैं। देयर आर 4, गुड्स को हम 4 हिस्सों में बांटते हैं। आप मान सकते हैं 4 अकाउंट खोलेंगे अपन आगे गुड्स के।
First is called purchase account, then is called sales account, again sales return account, एंड उसके बाद परचेज रिटर्न अकाउंट। तो हाउ मेनी अकाउंट्स ऑफ बिजनेस? इट्स कॉल्ड परचेज, सेल्स, सेल्स रिटर्न एंड परचेज रिटर्न। गुड। अब आपको चेक करना है कि इसमें से किस अकाउंट से गुड्स बिजनेस में आएगा और किस अकाउंट से गुड्स बिजनेस से जाएगा, है ना। गुड्स के अकाउंट है चारों ये। एक बात ध्यान रखना, अगर आप मशीनरी परचेज करते हैं तो आप परचेज अकाउंट में नहीं दिखाएंगे। मशीनरी परचेज करते हैं, मशीनरी क्या बिजनेस के लिए असेट्स है, जो यूज करने के लिए खरीदा वो असेट्स है, तो मशीनरी को परचेज अकाउंट में नहीं दिखाएंगे। फर्नीचर खरीदेंगे तो परचेज अकाउंट में नहीं दिखाएंगे, बिल्डिंग खरीदेंगे तो परचेज अकाउंट में नहीं दिखाएंगे, बिजनेस के लिए कंप्यूटर खरीदा, लैपटॉप खरीदा, वो आप परचेज अकाउंट में नहीं दिखाएंगे। परचेज अकाउंट में सिर्फ क्या दिखाएंगे? जब आपने बिजनेस के लिए गुड्स खरीदा, आपकी गारमेंट की शॉप है, आप गारमेंट्स परचेज करोगे तो परचेज अकाउंट में जाएगा। कुछ भी और परचेज करोगे तो परचेज अकाउंट में नहीं जाएगा। आप वो गारमेंट्स बेचोगे तो सेल्स अकाउंट में जाएगा, और कुछ भी बेचोगे, पुराना फर्नीचर बेचोगे, पुराना एसी बेचोगे, तो वो सेल्स अकाउंट में नहीं जाएगा। ठीक है। तो परचेज करने से गुड्स आया कि गया? सोचिए जरा, गुड्स खरीदा हमने तो गुड्स आएगा और पैसा जाएगा। जब आप गुड्स खरीदोगे तो क्या आएगा और क्या जाएगा? गुड्स खरीदेंगे तो गुड्स आता है, और फिर गुड्स खरीदा तो पैसे देने पड़ते हैं, तो पैसा जाता है। तो गुड्स क्या हुआ? इन हुआ। परचेज करने से गुड्स क्या हुआ? इन। अच्छा, बेचने से गुड्स आएगा कि जाएगा? बेचने से गुड्स जाएगा, है ना। तो बेचने से गुड्स हो गया आउट। आपने किसी कस्टमर को गुड्स बेचा और आपने उसको बोला कि 3 दिन तक आप यूज़ कर सकते हो, 3 दिन में अगर आपको समझ में नहीं आएगा तो आप वापस भी कर सकते हो, है ना। और सपोज उसको वो अच्छा नहीं लगा, या जो पीस आपने उसको दिया था वो डिफेक्टिव निकला और वो कस्टमर ने आपको वो डिफेक्टिव पीस वापस कर दिया, जो आपने सेल किया था वो आपके कस्टमर ने आपको वापस कर दिया, दैट्स कॉल्ड सेल्स रिटर्न। तो इससे गुड्स वापस आएगा कि जाएगा? आपने बेचा था तो गुड्स गया था, और बेचा हुआ गुड्स जब आ गया तो गुड्स कम्स इन। दैट्स वाई सेल्स रिटर्न इज ऑल्सो कॉल्ड एज रिटर्न इनवर्ड अकाउंट, बिकॉज इससे गुड्स आता है, तो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज रिटर्न इनवर्ड अकाउंट। ठीक है। ऐसे परचेज करने से गुड्स आया था, लेकिन आपने जिससे परचेज किया वो गुड्स डिफेक्टिव आ गया, तो आपने उठा के उसको वापस कर दिया। तो गुड्स जो परचेज किया था वो रिटर्न कर दिया, इट्स कॉल्ड परचेज रिटर्न। तो परचेज करने से गुड्स आता है, तो परचेज रिटर्न से गुड्स जाता है, एंड दैट्स व्हाई परचेज रिटर्न इज ऑल्सो कॉल्ड एज रिटर्न आउटवर्ड अकाउंट। प्लीज बी केयरफुल। सेल्स रिटर्न से गुड्स आएगा तो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड रिटर्न इनवर्ड अकाउंट। परचेज रिटर्न से गुड्स जाएगा तो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड रिटर्न आउटवर्ड अकाउंट। अब इसका थोड़ा सा बाइफिकेशन और समझेगा। ये जो परचेज किया, ये 2 तरह की परचेज होती है। परचेज 2 तरह की होती है, एक तो होती है कैश परचेज, एक होती है क्रेडिट परचेज। कैश परचेज मतलब आपने गुड्स खरीदा और हैंड टू हैंड पैसे दे दिए, या बैंक से चेक से पेमेंट कर दिया, या ऑनलाइन पेमेंट कर दिया। इधर गुड्स आया, उधर पैसे गए, दिस इज कॉल्ड कैश परचेज। पैसे कैश में भी पेड इन एनी मोड, यू कैन पे हार्ड कैश और यू कैन पे बाय चेक और बाय ऑनलाइन, एनी केस आप पे कर सकते हैं। ऑल दीज आर नोन एज कैश परचेज। ठीक है। और क्रेडिट परचेज का मतलब है आपने उधार लिया, आपने उससे गुड्स ले लिया, लेकिन आप उसको पैसे अभी नहीं दे रहे, आप उसको पैसे कब दोगे? बाद में दोगे। ठीक है। तो फिर ऐसे केस में जिस बंदे को, जिस पर्सन से आपने वो गुड्स परचेज किया उधार पर, उसको पैसे देने बाकी हैं, उस पर्सन को बोलते हैं क्रेडिटर्स। और वी कैन ऑल्सो से अकाउंट्स पेएबल। जिस पर्सन से आपने गुड्स परचेज किया उसे बोलते हैं क्रेडिटर्स, या उसे बोलते हैं अकाउंट्स पेएबल, क्योंकि पैसे देने बाकी हैं, दैट्स वाई अकाउंट्स पेएबल्स इनको बोलते हैं अपन। ठीक है। ऐसे सेल्स भी 2 तरह की हो सकती है, वन इज कॉल्ड कैश सेल्स एंड अदर इज कॉल्ड क्रेडिट सेल्स। अगर आपने गुड्स बेचा और आपने हैंड टू हैंड पैसे ले लिए, इधर गुड्स दिया और पैसे ले लिए हैंड टू हैंड, दैट्स कॉल्ड कैश सेल्स।
लेकिन क्रेडिट सेल्स का मतलब है आपने गुड्स बेच दिया लेकिन पैसे अभी तक उसने अपने को नहीं दिए हैं, उधार बेचा आपने, तो पैसे कब आएंगे? आफ्टर सम पीरियड, 10 दिन, 15 दिन, 1 महीना, 2 महीने के बाद पैसे आएंगे। तो ठीक है, उधार बेचने में पैसे बाद में आते हैं। तो जिन लोगों को हमने उधार बेचा उनसे पैसा लेना बाकी है, ऐसे लोगों को बोलते हैं हम डेटर्स, और दे आर ऑल्सो नोन एज अकाउंट्स रिसीवेबल्स। ठीक है, डेटर्स या अकाउंट रिसीवेबल, जिनको पैसे देने बाकी है। अकाउंट्स पेबल्स, उनको हम क्रेडिटर बोलते हैं, और जिनसे पैसे लेने बाकी है अकाउंट्स रिसीवेबल्स, उनको हम क्या बोलते हैं? डेटर्स बोलते हैं। ठीक है।